नमस्कार साथियों। दोस्तों, अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपन ने कल भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के पास केवल और केवल, आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसके पास केवल अनुवर्ती शक्तियाँ हैं, उसके पास संवेग की शक्तियाँ नहीं हैं। जिस प्रकार से राज्यपाल के पास संवेग की शक्तियाँ होती है, स्पष्ट रूप से वो राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं। इसीलिए राष्ट्रपति की पद की तुलना रबर स्टैम्प से भी की गई थी। और राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी अनुवर्ती शक्तियाँ हैं। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति के पास जो अनुवर्ती शक्तियाँ हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद की सिफारिश के अनुसार जो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उन शक्तियों का जो प्रारूप है वो 7 प्रकार का हो सकता है। अब वहाँ पे इस जो 7 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, इसके अलावा आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक और राजनयिक शक्ति। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपको इनका कीवर्ड देखना है। जैसे कार्यकारी शक्तियाँ हैं, तो कार्यकारी शक्तियों से यहाँ पे आशय है कि आप राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई भी नियुक्ति की जाती है, इसका मतलब वो राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को छोड़कर जितनी भी नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति, वो उसकी सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां हैं। इसी प्रकार बात विधायिका शक्तियों की बात की जाए, उसका विधायी शक्ति कौन सी है, तो अगर संसद या आपकी जो केंद्रीय विधायिका है यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य से, इसका मतलब वो उसकी शक्ति कैसी है, विधायी शक्ति है। तो ये इनके कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे आपकी न्यायपालिका प्रभावित हो रही है तो उसकी शक्ति कैसी है, न्यायिक शक्ति है। भारत की संचित या आकस्मिक नीति प्रभावित हो रही है तो वित्तीय शक्ति है। राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध या विराम की घोषणा की जा रही है, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते अगर किसी भी सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहा है, इसका मतलब उसकी कैसी शक्ति है, सैन्य शक्ति। और आपातकालीन प्रावधानों के तहत जो अपनी शक्ति को काम में लेता है, जो पावर काम में लेता है, वो उसकी शक्ति कैसी आपातकालीन शक्ति है। तो इन कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखता है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति थी उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ है, और वो संविधान संशोधन कौन से नंबर का है, 104वां संविधान संशोधन है। और ये 104वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 2019 में, दिसंबर 2019 में हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के पास जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, तो उसकी ये विधायी शक्ति अब निष्प्रभावी कर दी गई है। वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं कर सकता है, और साथ ही राज्यों की विधानसभा में जो राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की व्यवस्था थी, उसको भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आर्टिकल सीधा सीधा प्रभावित हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को विधानसभा में तथा राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति को निष्प्रभावी किया गया है। तो कौन से नंबर का संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन है। 104वें संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 334 आएगा। क्योंकि आर्टिकल 334 में ये व्यवस्था है कि ये आरक्षण आगामी 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो अब तक ये 80 साल के लिए बढ़ चुका है, लेकिन वो किसके लिए बढ़ा है, केवल SC और ST के लिए। देखो, लोकसभा में SC ST को रिजर्वेशन है, राज्यों की विधानसभा में भी SC ST को रिजर्वेशन है, तो उसको तो ऐसे के ऐसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि अभी वो 25 जनवरी 2020 को खत्म हो गया था। तो उससे पहले ही संसद में एक संशोधन ला करके और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी विधायी शक्ति है जिसको निष्प्रभावी किया गया है। तो वो विधायी शक्ति है, वो उसकी लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति थी, और वो किस अनुच्छेद में प्राप्त है, आर्टिकल 331 में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आर्टिकल 334। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 330 में क्या है, तो आर्टिकल 330 में अपन जानते हैं, तो इसका राइट आंसर तो बी है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में जो SC ST के लिए रिजर्वेशन होता है उसकी बात की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 332 में जो विधानसभा है, विधानसभा में SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है। और विधानसभा में आप जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा जो एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है,
वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 333 के तहत, जिसको भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। 334 में व्यवस्था है कि अब ये आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ गया, 20 साल के लिए बढ़ गया। तो अब तक देखो, और ये जो व्यवस्था की गई थी इसको निष्प्रभावी करने का एक कारण क्या था? तो यहाँ पे मूल कारण ये था क्योंकि अभी हाल ही में जो आंग्ल भारतीयों की सदस्य संख्या है वो केवल 291 है। तो इसी प्रकार संसद में बहस हुई कि 291 सदस्यों का कोई इनके लिए कोई उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो इनको मनोनीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे संशोधन कर दिया गया, और ये संशोधन तो SC ST के रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया? निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो अब तक लोकसभा में और विधानसभा में SC ST के रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए तथा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर आएगा 7 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार संशोधन हो चुका है दोस्तों? 7 बार। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 8वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत यहाँ पे 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि 1970 तक, क्योंकि मूल संविधान में 10 साल के लिए तो इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, और 8वें संविधान संशोधन के लिए 1970 तक यहाँ पे इनकी रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया था। उसके बाद देखो 23वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 45वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 62वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 79वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 95वां संविधान संशोधन हुआ, और उसके बाद अब लास्ट 104वां संविधान संशोधन हुआ है। तो देखो 1970 तक के लिए यहाँ पे इस संशोधन के तहत बढ़ा दिया गया था। इसके तहत 80 तक बढ़ा दिया गया। 45 संशोधन के तहत आप जानते हैं 1990 तक इनका रिजर्वेशन किया गया था, हर 10 साल के अंतराल से किया जा रहा है। और 62वें संशोधन के तहत 2000 के लिए कर दिया गया था। 79वें संशोधन के तहत 2010 तक इसको बढ़ाया गया था। 95वें संविधान संशोधन के तहत 2020 के लिए बढ़ाया गया था, और अब 2030 तक कर दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक लोकसभा विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो मनोनीत करने की व्यवस्था थी उसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 7 संशोधन हो चुके हैं। 8वां संशोधन पहला था, 23वां, 45वां, 62वां, 79वां, 95वां और 104वां संशोधन। इन सभी संविधान संशोधनों में एक ही जैसे प्रावधान है कि आगामी 10 वर्ष के लिए SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। तो हाल ही में जो बढ़ाया गया वो कौन से संशोधन के तहत बढ़ाया गया? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो आप जान गए कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अनुच्छेद 331 के तहत निष्प्रभावी किया गया है। दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के पदाधिकारी की अगर स्थायी रिक्ति हो जाती है तो सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों अपन जैसे ही सदन के पदाधिकारी पढ़ते हैं, सदन के पदाधिकारी का मतलब संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। उसी प्रकार राज्यसभा के पदाधिकारी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है। जब यहाँ पे दोनों पदाधिकारियों की पद रिक्ति हो जाती है और अगर वो रिक्ति स्थायी है तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति ही सदन की अध्यक्षता करता है, वही पीठासीन अधिकारी बनता है। और यदि अस्थायी रिक्ति है तो वहाँ पे सदन के सदस्य अपने में से किसी भी एक सदस्य का नाम निर्देशित कर देते हैं, उसी को सदन की अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे स्थायी अस्थायी रिक्ति से क्या अभिप्राय आप समझते हैं? स्थायी रिक्ति का मतलब उसका पद स्थायी रूप से रिक्त हो चुका है, या तो उसकी मृत्यु हो गई, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, या उनको हटा दिया गया है। अस्थायी का मतलब या तो वो कहीं बाहर भ्रमण पे है, या फिर वो कार्य करने में असमर्थ है, तो इस प्रकार से उनकी अस्थायी रिक्ति होती है। तो देखो संसद का चाहे वो लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा सदन हो, अगर उनके दोनों पदाधिकारी यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उपसभापति की स्थायी रिक्ति हो जाती है तो सदन की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदन के सदस्य के द्वारा ही की जाती है। और अगर यहाँ पे वर्ड आता कि अस्थायी रिक्ति के दौरान, तब आपका सही आंसर होता सदन के सदस्यों द्वारा नाम निर्देशित किसी भी सदस्य के द्वारा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के निर्हरता यानी कि अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 101 में
स्थानों के रिक्त होने के बारे में बात की गई कि स्थान कैसे रिक्त हो सकता है किसी भी सदन के सदस्य का, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। आर्टिकल 102 में उनकी अयोग्यताओं का कारण बताया गया है और 103 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पे क्या करता है, निर्धारण करता है कि ये अयोग्य है या अयोग्य नहीं है। 104 में अगर कोई अयोग्य होते हुए सदन में बैठता है तो उस पर प्रति बैठक 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर दल बदल के आधार पर कोई अयोग्य घोषित होता है तो उसको अयोग्य घोषित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को होता है और उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वो उसका अंतिम निर्णय नहीं होता है। पहले अंतिम निर्णय होता था, लेकिन 1993 में एक वाद आया, कियोतो होलोहन बनाम जाचिल वाद। कियोतो होलोहन बनाम जाचिल वाद के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कोई भी सदन का अध्यक्ष या सभापति है वो दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य घोषित करता है तो उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन दल बदल के अलावा जितनी भी प्रकार की अयोग्यताएं, चाहे वो सदन में लगातार 60 दिन की अनुपस्थिति की बात हो, चाहे त्यागपत्र की बात हो या अन्य किसी प्रकार की अयोग्यता की बात है, तो उन सभी दल बदल के अलावा जितनी भी प्रकार की अयोग्यताएं हैं उनका निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और उसकी अयोग्यता का प्रश्न पर जो निर्णय लेता है राष्ट्रपति, वो पहले चुनाव आयोग से परामर्श करता है, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तो इसीलिए वो राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय हो जाता है और उस अंतिम निर्णय के खिलाफ न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 103 आएगा इसका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही उसको हम सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक को सदन में रखते हैं और उससे पहले हमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको तो आवश्यकता पड़ती है। कोई भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है, यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 या 3 प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। विनियोग विधेयक है वो भी एक प्रकार का धन विधेयक है, तो एक प्रकार का धन विधेयक है और विनियोग विधेयक का उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 114 में। तो यहाँ पे देखो, धन विधेयक राज्यों की सीमा परिवर्तन या राज्य के निर्माण संबंधी कोई विधेयक है, विनियोग विधेयक है, तो उसको अगर आप सदन में प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि नहीं होती है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। संविधान संशोधन विधेयक को सदन में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना अनुमति के आप सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं और यहाँ तक आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसको लोकसभा में रखें या राज्यसभा में रखें। दोस्तों धन विधेयक के लिए बाध्यता है कि धन विधेयक को आप केवल लोकसभा में ही रख सकते हैं और धन विधेयक के लिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा उसका अधिकतम 14 दिन के ही लिए रख सकती है। बाकी साधारण विधेयक है तो उसको राज्यसभा 6 महीने तक रोक कर रख सकती है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन या नाम परिवर्तन से निर्माण संबंधी विधेयक, इसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इसको लोकसभा में रखें। आप इसको लोकसभा में रख सकते हैं, राज्यसभा में भी रख सकते हैं। विनियोग विधेयक है वो धन विधेयक की तरह ही कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, आपको पूछा कि इसमें कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है, कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। तो देखो धन विधेयक है, ये पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, तो ये भी इसकी कैसी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। इसी प्रकार यहाँ पे विनियोग विधेयक है, ये भी आपकी कैसी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। लेकिन राज्यों के सीमा में परिवर्तन या नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक है, इसके लिए पूर्व अनुमति ली जाती है, तो ये इसका कैसी शक्ति है, ये इसकी विधायी शक्ति है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। जबकि इनको अनुमति इसके लिए ली जाती है, लेकिन इनकी शक्ति कैसी हो जाएगी, विधायी शक्ति हो जाएगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी जब कानून बनता है तो सदन में हम विधेयक रखते हैं और विधेयक को सदन के द्वारा पारित किया जाता है अपने बहुमत से। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है।
तो राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति देता है तो उसके पास वीटो पावर होता है, और राष्ट्रपति को वीटो पावर कौन से आर्टिकल से प्राप्त है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तब आपका आंसर आएगा आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत कितने प्रकार के वीटो पावर है, तब आपका आंसर आएगा 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। तो ये आपका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों यहाँ पे अत्यंतिक वीटो क्या है? अत्यंतिक वीटो से यहाँ पे आज से है, यानी कि ये सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मना करना। देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, या तो उस वो विधेयक को स्वीकृति देता है, या स्वीकार करता है, या उसको सदन के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो अत्यंतिक वीटो में वो गैर सरकारी विधेयक को क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है। लेकिन सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक यानी कि वो कुछ परिस्थितियों में सरकारी विधेयक के लिए भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार अत्यंतिक वीटो का प्रयोग हुआ है, तब आपका आंसर आएगा 2 बार। पहली बार तो 1954 में किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और कौन से विधेयक के लिए? पिप्सो विधेयक के लिए, पंजाब पूर्वी पटियाला समूह के लिए। इसी प्रकार दूसरी बार 1991 में आर वेंकटरमन के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित। तो देखो ये जो विधेयक था ये सरकारी विधेयक था, और पहला विधेयक था ये कैसा था? गैर सरकारी विधेयक था। तो अब तक 2 बार अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? यानी कि उसको सदन में पुनः विचार के लिए वापस लौटाना। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि कौन से विधेयक के लिए राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो 2 ऐसे विधेयक है, एक तो धन विधेयक आपका, और एक संविधान संशोधन विधेयक। ये 2 ऐसे विधेयक हैं जिसके लिए राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार देखो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब उसको आरक्षित कर लेना अपनी जेब में, नहीं तो उसको स्वीकृति देना, और नहीं स्वीकृति देने से इनकार करना, अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया गया था वो अब तक डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने किया है, और वो किसके लिए किया है? डाक संशोधन विधेयक के लिए किया है 1986 में। तो इस प्रकार से ये आपका पॉकेट वीटो का भी प्रयोग हुआ है। तो ये 3 प्रकार के वीटो पावर है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 में, और इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में शांति, विकास तथा सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम नहीं बना सकता है? तो देखो यहाँ पे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, अभी इनको संयुक्त किया गया है 26 जनवरी 2020 को। तो इनके लिए भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है? विनियम बनाए जा सकते हैं। और पुदुचेरी है, वहाँ पे विधानसभा है। तो इन ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पे राइट आंसर आएगा पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी में भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जब वहाँ पे विधानसभा नहीं होती है, विघटित होती है, तो उस स्थिति में वहाँ पे कानून राष्ट्रपति बना सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति नहीं है? तो देखो अनुदान की कोई भी मांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार के रूप में अनुदान की मांग हो। आप जानते हैं कि अनुदान की जो मांग की जाती है वो आर्टिकल 115 और 116 में उनका उल्लेख है, जैसे लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, ये सब प्रकार के जो अनुदान है इनका उल्लेख आर्टिकल 115 और 16 में उल्लेखित है। तो कोई भी अनुदान की मांग है वो पूरी तभी होती है जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करता है। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति ही है। वह भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 267 में। तो राष्ट्रपति के पावर है कि वो आकस्मिक निधि से संसद को बिना सूचना दिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। तो ये उसकी कैसी शक्ति है? वित्तीय शक्ति है। इसी प्रकार देखो केंद्रीय बजट है, उसको संसद के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। तो ये उसकी कैसी शक्ति है? वित्तीय शक्ति है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। तो वित्त वर्ड तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये शक्ति वित्तीय शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। देखो राष्ट्रपति चाहे वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हो, चाहे यूपीएससी की रिपोर्ट हो, इन रिपोर्टों को जो संसद के समक्ष रखता है ये इसकी विधायी शक्ति होती है। लेकिन यहीं पे अगर आपका ऑप्शन ये आता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो वो आपकी शक्ति कैसी हो जाती? वित्तीय शक्ति हो जाती। क्योंकि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो वो उसकी शक्ति वित्तीय शक्ति है। लेकिन वित्त आयोग की रिपोर्ट
संसद के समक्ष रखना, यानी कि यहाँ पे प्रभावित कौन हो रही है? संसद। तो शक्ति कैसे होगी? विधायी शक्ति। तो यही आपका आंसर आएगा कि ये वित्तीय शक्ति नहीं है। तो आपका सही सवाल का सही जवाब है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का वर्णन नहीं है? तो मैंने आपका कीवर्ड बताया था कि न्यायपालिका प्रभावित होती है तो न्यायिक शक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये इसकी न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। 5 प्रकार से क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करता आप जानते हैं: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है वो कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच के साथ ही दिया जाता है। राष्ट्रपति को यहाँ पे क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, वो विस्तृत है, क्योंकि उसको मृत्युदंड को भी क्षमा करने का अधिकार है और सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ करने का अधिकार है। यहाँ पे देखो न्यायिक शक्ति नहीं है। आर्टिकल 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान में, वो कौन से आर्टिकल में? 124(4) में। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो संसद के सदन में चलती है। राष्ट्रपति का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। युद्ध तथा उसकी समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो युद्ध और विराम की घोषणा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो उसकी अनुवर्ती शक्ति है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर डी है। और ये इसकी कैसे शक्ति है? सैन्य शक्ति है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये इसकी सभी सैन्य शक्ति हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख कौन से भाग में? 8 में। उनका विस्तार 352 से लेकर के और 360 तक होता है। 352 से 360 तक। यहाँ पे देखो आपातकालीन प्रावधानों के तहत आपातकालीन शक्ति नहीं है, तो 360 से बाहर कौन है? 365। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 352 के तहत राष्ट्रपति, आपको पता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों हमारा ये उद्देश्य केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करना ही नहीं है, हमारा वास्तविक और अंतिम उद्देश्य तो यही है कि आपका ये जो चैप्टर है उसको एक सीक्वेंस में क्लियर करवाना, यानी कंप्लीट पॉलिटी को एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करवाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। और दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।